नमस्कार मित्रों, मैं वंदना सुखवाल आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। देखिए, राजस्थान अध्ययन कला एवं संस्कृति के अंतर्गत चाहे वह राज्य स्तर की कोई भी परीक्षा हो, उसके अंतर्गत राजस्थान अध्ययन के प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को जो अधिकतर प्रश्न बनाए जाते हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से ही बनाए जाते हैं। और कुछ ऐसी छोटी छोटी फैक्चुअल चीज़ें होती है जो हमें बड़ी बड़ी गाइड्स में और कोचिंग सेंटर पे हम उन्हें स्किप कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें, वो सारी सूचनाएं, वो तथ्य, वो तिथियां, वो हमें माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की जो पुस्तक है उसके अंतर्गत देखने को मिलती है। और प्रामाणिकता जो होती है उत्तरों की, वो भी उन पुस्तकों के आधार पर ही मानी जाती है। तो इन पुस्तकों का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आज इसी क्रम में कक्षा 11 की पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं। कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान अध्ययन विषय की जो मैंने YouTube पे अपलोड कर दी है, आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे राजस्थान में जन जागरण एवं स्वतंत्रता आंदोलन। पृष्ठभूमि देखते हैं सबसे पहले हम कि राजस्थान के देसी राज्यों ने अंग्रेजी कंपनी के साथ संधियाँ जो 1818 ईस्वी से प्रारंभ हुई करके मराठों द्वारा उत्पन्न अराजकता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। अर्थात मराठों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देशी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियाँ प्रारंभ करी। राज्य की बाह्य सुरक्षा के बारे में भी वो अंग्रेजों से संधि करके निश्चिंत हो गए थे, क्योंकि अब कंपनी ने उनके राज्य की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली थी। प्रत्यक्ष में देशी रियासतों पर कोई अधिक आर्थिक भार भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो खिराज वो मराठों को चुकाते थे वो ही खिराज अब अंग्रेजों को देना था। अतः राजा खुश हो गए। अब उनका निरंकुश शासन वापस से चलने लगा था। राजाओं को संधियों की शर्तें इतनी आकर्षक लगी कि उन्होंने अंग्रेजी कंपनी की ईमानदारी पर बिना शंका किए ही संधियों पर हस्ताक्षर कर लिए। परंतु संधियों में उल्लेखित शर्तों को कंपनी के अधिकारियों ने जैसे ही क्रियान्वित करना शुरू किया, राजाओं के वंश परंपरागत अधिकारों पर कुठाराघात होने लगा। कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके देशी नरेशों की प्रभुसत्ता पर भी चोट की एवं उनकी कंपनी के सामंतों व जागीरदारों जैसी हालत हो गई। कंपनी की नीतियों से सामंतों के पद, मर्यादा व अधिकारों को भी आघात लगा। कंपनी द्वारा अपनाई गई जो आर्थिक नीतियों थी उनके परिणाम स्वरूप राजा, सामंत, किसान, व्यापारी, शिल्पी और मजदूर सभी वर्ग पीड़ित हुए। कंपनी के साथ की गई संधियों के कई दुष्परिणाम भी सामने आए, जिन्हें 1857 की भूमिका बांधने में मुख्य योगदान दिए। तो देखिए, 1857 की क्रांति की ये पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत राजाओं ने अंग्रेजों से संधियां करी, धीरे धीरे अंग्रेजों का दबाव राजाओं पर बढ़ता गया और परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति हुई। तो सबसे पहले जो कारण बताए जाते हैं उनमें राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप था। राजपूत राजाओं के साथ संधि करते समय अंग्रेजों ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे राज्यों के आंतरिक प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मगर धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि उनके आंतरिक प्रशासन में भी मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जोधपुर के शासक पर दबाव डालकर 1839 ईस्वी में 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। 1800 से 42 से 43 में अंग्रेजों ने पुनः जोधपुर के मामलों में हस्तक्षेप करते हुए नाथों की जागीरें जब्त कर ली और उनको कैद में डाल दिया। 1819 ईस्वी में उन्होंने जयपुर के मामलों में हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में, देखिए जो तिथियां हैं वो आप उसे नोट करते जाइए। मांगरोल के युद्ध में 1821 ईस्वी में 1821 में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की सहायता की, जो कि अंग्रेजों का समर्थक था। मेवाड़ के प्रशासन में भी पॉलिटिकल एजेंट के बार बार हस्तक्षेप ने राज्य की आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया। 1823 ईस्वी में कैप्टन कोब ने समस्त शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। तो देखिए, कैप्टन कोब ने शासन प्रबंध अपने हाथ में कब लिया? 1823 में। कौन सी रियासत थी? मेवाड़ रियासत।
महाराणा को खर्च के लिए 1,000 रुपये देने की नियत कर दिया। देखिए, जिन अंग्रेजों को राजाओं ने अपने सहयोगी के रूप में बनाया था, आज वो उन्हीं के ऊपर आश्रित हो गए थे। इस प्रकार संधियों की शर्तों के विपरीत अंग्रेजों ने राज्य के आंतरिक प्रशासन में भी हस्तक्षेप कर उनकी बाह्य प्रभुसत्ता के साथ साथ आंतरिक स्वायत्तता भी खत्म कर दी। अब राजा अपने राज्य के संप्रभु स्वामी न रहकर अंग्रेजों की कृपा दृष्टि पर निर्भर हो गए। दूसरा जो कारण था वो था राज्यों के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने राज्यों से संधियां करते समय आश्वासन दिया था कि उनके परंपरागत शासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परंतु राज्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखने के बहाने अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के मामलों में खुलकर हस्तक्षेप किया। 1826 ईस्वी में अलवर राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर बलवंत सिंह व बन्ने सिंह के मध्य अलवर राज्य के 2 हिस्से करवा दिए। तो अलवर का विभाजन 1826 ईस्वी में बलवंत सिंह और बन्ने सिंह के मध्य। भरतपुर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने लोहागढ़ दुर्ग को घेर लिया और उसे नष्ट कर दिया और एक बालक राजा बलवंत सिंह को गद्दी पर बिठाकर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन एक काउंसिल की नियुक्ति कर दी, जो प्रशासन का संचालन करने लगी। अंग्रेजों ने अपने समर्थक उम्मीदवारों को उत्तराधिकारी बनाकर राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता भी स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। जिस राज्य का उत्तराधिकारी अल्पवयस्क होता, वहाँ एजीजी रेजिडेंट की अध्यक्षता में अपने समर्थकों की काउंसिल का गठन कर प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता। तो एजीजी कौन था? रेजिडेंट। उसकी अध्यक्षता में काउंसिल द्वारा वहाँ की रियासत पर उसके प्रशासन पर अपना नियंत्रण कर लिया जाता। 1835 ईस्वी में जयपुर में शासन संचालन के लिए पॉलिटिकल एजेंट के निर्देशन में सरदारों की समिति गठित की गई। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा में महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के दौरान प्रशासन पर अंग्रेजी नियंत्रण बना रहा। गोद लेने के प्रश्न पर अंग्रेज अपना निर्णय लादने का प्रयास करते थे। अगला जो कारण है वो है राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति। संधियों के द्वारा राजपूत राज्यों को मराठों एवं पिंडारियों की लूटमार एवं बार बार की आर्थिक मांगों से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अंग्रेजों ने भी प्रारंभ से ही खिराज की प्रथा लागू कर दी, आर्थिक शोषण की नीति अपना ली थी। यदि खिराज का भुगतान समय पर नहीं होता तो अंग्रेज कंपनी उन पर चक्रवर्ती ब्याज लगाकर खिराज वसूल करती थी। ये खिराज कर को कहते। खिराज के अलावा कंपनी शांति व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर राज्यों से धन वसूल करती थी। युद्ध की परिस्थितियों में भी राजाओं को धन देने के लिए बाध्य किया जाता था। इसके अतिरिक्त राजाओं को अपने खर्च पर कंपनी के लिए सेना रखनी पड़ती थी। यदि राजा उस सैनिक खर्च को वहन करने में असमर्थता दिखाता तो उसके राज्य का कुछ भाग कंपनी अपने अधीन कर लेती थी। अंग्रेजों ने जयपुर नरेश को शेखावटी में राजमाता के समर्थक सामंतों को कुचलने के लिए सैनिक सहायता भी दी। अंग्रेज सैनिक खर्च के रूप में सांभर झील को अपने अधीन भी 1835 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कर लिया गया था। जोधपुर में शांति व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन कर उसके खर्च के लिए 1,15,000 रुपये। तो देखिए, जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया? 1835 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 1835 जोधपुर लीजियन, और उसके खर्च के लिए 1,15,000 रुपये वार्षिक जोधपुर राज्य से वसूला जाने लगा। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1841 मेवाड़ भील कोर मेवाड़ राज्य के खर्च पर की गई। देखिए, सहायता तो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी रियासतों को, लेकिन अंग्रेज क्या करते थे? यहाँ के सैनिकों को भर्ती करते और सारा खर्चा वसूल करते रियासतों से। तो एक तो सेना का खर्च भी उठाना पड़ता और ऊपर से अंग्रेजों को कर भी देना पड़ता, अर्थात दोनों तरफ से राजाओं पर आर्थिक रूप से दबाव आ गया था। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको हर परीक्षा में पेपर जो होते हैं उसमें प्रश्न मिल जाएंगे। मेवाड़ भील कोर और 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में। 1834 ईस्वी में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कर इसका खर्च संबंधित राज्यों से वसूला जाने लगा। तो देखिए, 1834 ईस्वी में शेखावटी ब्रिगेड,
1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन, 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर और 1835 में जोधपुर लीजन की स्थापना की गई। इसका खर्च भी संबंधित राज्यों से ही वसूला जाने लगा, जबकि इन सैनिक टुकड़ियों पर नियंत्रण एवं निर्देशन तो रहता था अंग्रेजों का। इस प्रकार 1825 से 1830 के दौरान भीलों के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सैनिक सहायता दी और सैनिक खर्च महाराणा के नाम पर ऋण के रूप में लिख दिया और फिर 6% ब्याज लगाकर वह राशि वसूल की गई। तो देखिए, अगर माइनर प्रश्न बनाता है तो इस प्रकार का खर्च कितना प्रतिशत ब्याज लगाया गया तो वो भी पूछ सकता है। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसे आप बार बार अवश्य पढ़िएगा। उसके बाद देखिए, चौथा जो कारण था वो था राज्यों का शिथिल प्रशासन। तो उसमें क्या रहा, देखिए, संधियों के बाद राजपूत राज्यों को बाह्य आक्रमणों का भय नहीं रहा। आंतरिक विद्रोह के समय भी अंग्रेजी सहायता उपलब्ध रही। प्रशासनिक मामलों में रेजिडेंट का दखल अधिकाधिक बढ़ने लगा। धीरे धीरे राजाओं ने प्रशासन पर अपना नियंत्रण खो दिया। अब वे रेजिडेंट की इच्छा अनुसार शासन संचालन करने वाले रबड़ की मोहर मात्र रह गए थे। रेजिडेंटों ने प्रशासन में अपने समर्थक व्यक्ति नियुक्त कर दिए। बांसवाड़ा का शासन मुंशी शहामत अली खां, देखिए इंपॉर्टेंट है, बांसवाड़ा का शासन मुंशी शहामत अली खां 1844 से 56 ईस्वी के बीच में रहा। अलवर का प्रशासन अहमद बख्श खां 1815 से 26 के नियंत्रण में। जयपुर राज्य में तो 1835 ईस्वी में अंग्रेज समर्थक जेठाराम सर्वेसर्वा बन गया। तो देखिए, बांसवाड़ा मुंशी शहामत अली खां, अलवर का प्रशासन अहमद बख्श खां और जयपुर में जेठाराम, ये सब अंग्रेजों के सहायक कर्मचारी थे। नरेशों का प्रशासन में महत्व नहीं होने से वे प्रशासन के प्रति पूर्णतः उदासीन हो गए, क्योंकि सारा कार्य अंग्रेज कर रहे थे तो शासकों ने अपने हाथ पीछे ले लिए। वे अपना समय रंग रंगलियों में, सुरा सुंदरी और भोग में गुजारने लगे। कई शासक यूरोपीय देशों की यात्राओं में समय व्यतीत करने लगे। उनके प्रासादों में रानियों के साथ साथ पर वेश्याएं भी गौरव पाने लगी। प्रशासन की शिथिलता के दुष्परिणाम जन सामान्य को भुगतना पड़ा। सामंत और राज्य कर्मचारी जनता को विभिन्न प्रकार से पीड़ित करने लगे, जिसकी परिणति कृषक आंदोलन के रूप में हुई। किसानों एवं जन साधारण के हितों पर कुठाराघात जब होने लगा तो उसके पीछे क्या कारण रहे वो भी देखते हैं। अंग्रेजों के साथ संधियों करने के पश्चात राजपूत राज्यों के खर्चे में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अंग्रेजों ने राज्यों से अधिकाधिक खिराज लेने का प्रयास किया तथा अंग्रेज रेजिडेंट व सैनिक बटालियनों के ऊपर भी राजाओं का अधिक खर्च करने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इसके साथ ही विकास कार्यों जैसे रेलवे, सिंचाई, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा पर भी खर्च करने से राज्यों के खर्चे में वृद्धि हुई, जबकि व्यापार पर अंग्रेजी जो आधिपत्य था वो स्थापित हो जाने से राज्यों की आय में कमी आने लगी। अतः राज्यों के सारे खर्चे की पूर्ति का भार सिर्फ भूमि कर पर ही आ पड़ा। इसलिए भूमि कर बढ़ना आवश्यक हो गया, परंतु अकाल पड़ने या किसी भी कारण से उपज कम होने पर भी किसानों को निर्धारित भूमि कर नकद राशि में देना पड़ता था, जिससे किसान साहूकारों के शिकंजे में अधिक फंसते गए। अब किसानों की भूमि से बेदखल भी किया जाने लगा, जबकि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व किसानों को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों ने अपने बढ़ते व्यय की पूर्ति के लिए किसानों पर चराई कर, सिंचाई कर आदि लगा दिए। शासकों ने प्रशासन पर से भी ध्यान हटाकर यात्राओं एवं मनोरंजन में समय व्यतीत करना शुरू कर दिया था। खर्चों की पूर्ति के लिए किसानों पर भूमि कर के साथ साथ अनेक प्रकार के अतिरिक्त कर भार लगा दिया गया। इससे किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। रेलवे के विकास ने लोगों की समृद्धि के स्थान पर उन्हें निर्धन करने में ज़्यादा योगदान दिया। ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं से बाजार भर गए। राज्य का कच्चा माल रेलों द्वारा बाहर जाने लगा। यहाँ तक कि अकाल के दौरान भी खाद्यान्नों का निर्यात किया जाने लगा। अंग्रेजों पर व्यापार पर जो अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित होने से राज्य के व्यापारी भी पलायन कर गए। दस्तकार, हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुएं ब्रिटेन की वस्तुओं से भी अधिक महंगी होने के कारण अब उन्हें शासक वर्ग का संरक्षण न मिलने से उनका जीवन निर्वाह कठिन हो गया, जिससे उन्होंने अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़ दिया और श्रमिक बन गए। इस प्रकार राजपूत राज्यों को अंग्रेजों के साथ की गई संधियां आकर्षक लगी, मगर इनके परिणाम स्वरूप शासक शक्तिहीन हो गए। सामंतों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया और किसानों एवं जनसाधारण की दशा दयनीय हो गई। इन संधियों का ही दुष्परिणाम था कि 1857 की क्रांति के दौरान जनसाधारण एवं सामंत वर्ग ने अंग्रेजों के विरुद्ध
विद्रोहियों की सहायता दी और उनका स्वागत भी किया तथा बाद में राज्यों को किसानों एवं जनसाधारण के आंदोलनों का सामना करना पड़ा। राजा और प्रजा के मध्य जो सम्मानजनक संबंध थे वो समाप्त होकर शोषक व शोषित वर्ग में बदल गए। क्रांति का सूत्रपात एवं विस्तार। तो देखिए ये तो पृष्ठभूमि थी कि किन किन कारणों से 1857 की क्रांति और किसान आंदोलन हुए। अब देखिए इस क्रांति का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, कहाँ से हुआ, कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थीं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट थे कितनी? 6। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरियनपुरा और खेरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरियनपुरा और खेरवाड़ा 6 सैनिक छावनियाँ जो थी उनमें से 5000 सैनिक थे, किंतु सभी सैनिक भारतीय थे। देखिए कितनी विचित्र सी बात है, अंग्रेजों ने भारतीयों को ही अपनी सेना में शामिल किया और भारतीयों पर ही अत्याचार किए। मेरठ में हुए विद्रोह जो कि देखिए 10 मई 1857 की सूचना राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। देखिए 6 सैनिक छावनियाँ थी, उनमें 5000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 5000। और इस तरह से प्रश्न भी बनता है कि 6 सैनिक छावनियों में से उस छावनी का नाम बताइए जो वर्तमान राजस्थान में नहीं है। तो वो नीमच है, वो वर्तमान मध्य प्रदेश में है। तो मेरठ में जब 10 मई 1857 को क्रांति का सूत्रपात हुआ, उसकी सूचना जब राजस्थान के एजीजी जिसको एजेंट टू गवर्नर जनरल कहते थे वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इसको प्राप्त हुई 19 मई 1857 को। सूचना मिलते ही उसने सभी शासकों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने राज्य में शांति बनाए रखें तथा अपने राज्यों में विद्रोहियों को घुसने न दें। यह भी हिदायत दी कि यदि विद्रोहियों ने प्रवेश कर लिया हो तो उन्हें तत्काल बंदी बना लिया जाए। एजीजी के सामने उस समय अजमेर की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी, क्योंकि अजमेर शहर में भारी मात्रा में गोला बारूद एवं सरकारी खजाना था। तो देखिए अंग्रेजों का जो मुख्य केंद्र था वो अजमेर था, तो वहाँ पर गोला बारूद और सरकारी खजाना था, तो उसकी सुरक्षा करना अंग्रेजों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यदि ये सब विद्रोहियों के हाथों में पड़ जाता तो उनकी स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो जाती। अजमेर स्थित भारतीय सैनिकों की 2 कंपनियां हाल ही में मेरठ से आई थी और एजीजी ने सोचा कि संभव है यह, अब देखिए उसका नाम क्या था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो ये नाम भी पूछा जा सकता है। अजमेर में कौन सी कंपनी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये जो नेटिव इन्फेंट्री होती है ये पैदल सेना होती है। मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर आई हो, अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया। तो जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जो कि मेरठ से आई थी अजमेर में, उसे कहाँ भेज दिया? नसीराबाद। और ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट बुला ली। तत्पश्चात उसने डीसा गुजरात से एक यूरोपीय सेना भेजने को लिखा। डीसा जो कि गुजरात में था उसे यूरोपीय सेना को भेजने के लिए उसने बोला। किसने? एजीजी ने, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई और उसके क्या कारण थे वो हम देखेंगे। पहला कारण, एजीजी ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो कि अजमेर में थी उसे अविश्वास के कारण नसीराबाद भेज दिया और इस अविश्वास के चलते उनमें असंतोष पनपा। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना के पश्चात अंग्रेज सैन्य अधिकारियों ने नसीराबाद में स्थित सैनिक छावनी की रक्षा 1st बम्बई लांसर्स के उन सैनिकों से जो वफादार समझे जाते थे गश्त लगवाना प्रारंभ कर दिया। तोपों को तैयार रखा। अतः नसीराबाद में जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसके सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेजों ने यह कार्रवाई भी भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की है तथा गोला बारूद से भरी तोपें उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है। अतः उनमें विद्रोह की भावना भी जागृत हो गई। बंगाल और दिल्ली से जो छद्मधारी यानी जो वेश बनाकर साधुओं ने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रसारित किया, जिसकी अफवाहों का बाजार और अधिक गर्म हो गया। अर्थात छद्म वेशधारी साधुओं का वेश बनाकर जो क्रांतिकारी
जो कारतूस चर्बी वाले कारतूस थे उनके विरुद्ध प्रचार कर रहे थे, उससे भी अफवाहें और फैलने लगी और वस्तुतः 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों को लेकर था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितनी बार परीक्षा में पूछा गया कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो वो थे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। एनफील्ड राइफलों में प्रयोग ली जाने वाले कारतूस की टोपी, देखिए बंदूक का नाम है एनफील्ड राइफल। इससे पहले जो काम में ली जाती थी उसका नाम था ब्राउन बेस। इस राइफल को रिप्लेस्ड कर दिया गया था एनफील्ड से। तो एनफील्ड जो राइफल थी उसमें जो उसकी टोपी होती थी कारतूस की, उसको दांतों से हटाना पड़ता था। इन कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय एवं सूअर की चर्बी काम में ली जाती थी। इसका पता चलते ही हिंदू मुसलमान सभी सैनिकों में विद्रोह की भावना बलवती हो गई। सैनिकों ने यह समझा कि अंग्रेज उन्हें धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। यही कारण था कि क्रांति का प्रारंभ नियत तिथि से ही पहले हो गया। अब देखिए कौन सी तिथि को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्रम से भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ क्रांति हुई, कौन सी तिथि को हुई, उसके बाद कहाँ हुई, फिर तृतीय चतुर्थ पंचम इन चरणों में कहाँ कहाँ क्रांति हुई और निश्चित तिथि भी पूछी जाती है। तो ये आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले देखेंगे राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा हुआ। तो देखिए ये सब आप पढ़ चुके होंगे। जिस स्तर की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ का अगर लेवल हम देखते हैं तो ये बहुत ही निम्न स्तरीय चीज़ें हैं। तो आपने कई बार इनको पढ़ा होगा। हम फटाफट इसको एक रिवीजन की तरह इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपका अधिक समय बर्बाद भी ना हो और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको रिमाइंड हो जाए। तो मैं पढ़ूंगी और जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उसे नोट करते जाइए और बार बार उसे पढ़िए। तो 28 मई 1857 की नसीराबाद छावनी से राजस्थान में क्रांति प्रारंभ हुई और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा ये क्रांति का सूत्रपात किया गया। नसीराबाद जो छावनी थी वहाँ के सैनिकों में 28 मई 1857 को विद्रोह कर छावनी को लूट लिया तथा अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों पर आक्रमण किए। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे अंडरलाइन करती हूँ और आप उन्हें नोट करते जाइए। मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी। शेष अंग्रेजों ने नसीराबाद छोड़ दिया। तो 28 मई 1857 नसीराबाद में विद्रोह का प्रारंभ और हत्या किसकी की? मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी, ये 2 अंग्रेज अधिकारी थे। छावनी को लूटने के बाद विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इन सैनिकों ने 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर अंग्रेज पलटन को पराजित किया। 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचे नसीराबाद छावनी के सैनिक और इन्होंने दिल्ली का घेरा डालते हुए वहां पर प्रवेश कर लिया। अब जब नसीराबाद में क्रांति हुई तो उसकी सूचना नीमच पहुंचने पर 3 जून, नीमच में विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने शस्त्रागार को आग लगा दी तथा अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों पर हमला कर सार्जेंट की पत्नी और उसके बच्चों का वध भी कर दिया। नीमच छावनी के सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़ और बनेड़ा में, जो वर्तमान भीलवाड़ा में है बनेड़ा, अंग्रेज बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे जहां से सामंत ने इनको रसद की आपूर्ति की। यहाँ से सैनिक निम्बाहेड़ा पहुंचे, वहां जनता ने इनका स्वागत किया। तो देखिए क्रम से चल रहा है, कहाँ से कहाँ पहुंचे। नीमच, नीमच से चित्तौड़ होते हुए हमीरगढ़, फिर बनेड़ा और शाहपुरा, उसके बाद निम्बाहेड़ा, वहाँ पर जनता ने इनका स्वागत किया। सैनिकों ने देवली छावनी को घेर लिया। छावनी के सैनिकों ने भी इनका साथ दिया। देवली छावनी को लूटकर ये क्रांतिकारी टोंक पहुँचे। यहाँ से जनता ने नवाब के आदेशों की परवाह न करते हुए इनका स्वागत किया। टोंक से आगरा होते हुए ये सैनिक दिल्ली पहुंचे। कैप्टन शावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर दिया। तो नीमच पर अधिकार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कैप्टन शावर्स। तो ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था कैप्टन शावर्स और उस समय महाराणा थे स्वरूप सिंह जी। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना के सवारों पर अकुशल होने का आरोप लगाकर जोधपुर लीजन का गठन किया।
इसका केंद्र एरिनपुरा रखा। तो जोधपुर लीजन का गठन हुआ 1835 में और उसका केंद्र था एरियनपुरा। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजन के सैनिकों ने विद्रोह कर आबू में अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। यहाँ से एरिनपुरा आ गए और जहाँ इन्होंने छावनी को लूट लिया। 21 अगस्त 1857 जोधपुर लीजन के सैनिकों द्वारा विद्रोह। जोधपुर लीजन के शेष सैनिकों ने अपनी ओर मिलाकर चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाए। तो ये किसने दिया नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी? एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने। दिल्ली की ओर जब चल पड़े, एरिनपुरा के विद्रोह सैनिकों की भेंट खेरवा नामक स्थान पर आउवा ठाकुर कुशाल सिंह से हुई। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खेरवा नामक स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह से, आउवा के जो ठाकुर थे उनसे उनकी भेंट हुई। अंग्रेजों एवं जोधपुर महाराजा से नाराज हो रहा था कुशाल सिंह। इन सैनिकों का नेतृत्व करना उसने स्वीकार कर लिया। ठाकुर कुशाल सिंह के आह्वान पर आसोप, गुलर व खेजड़ली के सामंत अपनी सेना के साथ आउवा पहुंच गए। वहां मेवाड़ के सलुम्बर, रूपनगर और लसाणी के सामंतों ने अपनी सेनाएं भेजकर सहायता प्रदान की। तो देखिए कुशाल सिंह की सहायता किस किसने की? आसोप, गुलर, खेजड़ली, सलुम्बर, रूपनगर और लसाड़ी के सामंतों ने। ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को 8 सितंबर 1857 में बिठोड़ा नामक स्थान पर पराजित किया। जोधपुर की सेना की पराजय की जब खबर एजीजी पाकर जो जॉर्ज लॉरेंस था उसको जब सूचना लगी तो देखिए जॉर्ज लॉरेंस को 18 सितंबर 1857 को पराजित किया। और ये जो युद्ध हुआ था ये चेलावास का युद्ध कहलाता है, जो बिठोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद हुआ था। 8 सितंबर बिठोड़ा का युद्ध और 18 सितंबर चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध ही काला गोरा युद्ध भी कहलाता है। इस संघर्ष के दौरान जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन जो था क्रांतिकारियों के हाथों मारा गया और उसका सिर आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया गया। अक्टूबर 1857 में जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए। ब्रिगेडियर होम्स के अधीन एक सेना ने 29 जनवरी 1857 को आउवा पर आक्रमण कर दिया। तो देखिए जब बिठोड़ा और चेलावास के युद्ध में अंग्रेज पराजित हो गए तो 29 जनवरी 1858 को जो ब्रिगेडियर होम्स था उसके नेतृत्व में आउवा पर अधिकार पुनः किया गया अंग्रेजों द्वारा। विजय की उम्मीद न रहने पर कुशाल सिंह ने किला सलुम्बर में शरण ली। तो देखिए कुशाल सिंह कहाँ चले गए? सलुम्बर में। उसके बाद ठाकुर पृथ्वी सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। अंत में आउवा के किलेदार को रिश्वत देकर अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया और किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने यहाँ अमानवीय अत्याचार किए और आउवा की महाकाली की मूर्ति कौन सी थी? सुगाली माता। कहते हैं कि इसके 10 सिर और 54 हाथ हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है परीक्षा में। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी सुगाली माता, जो कि क्रांतिकारियों की आराध्य देवी भी मानी गई हैं। कोटा में राजकीय सेना तथा आम जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया 14 अक्टूबर 1857 को। देखिए ये जो डेट 14 अक्टूबर है इसके स्थान पर कहीं कहीं 15 अक्टूबर भी मानी जाती है। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है इसमें तो 14 अक्टूबर दिया हुआ है, लेकिन 15 अक्टूबर मानी जाती है ये डेट कोटा में विद्रोह की, 15/10/1857। अब देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वो था मेजर बर्टन ने कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय से भेंट कर अंग्रेज विरोधियों अधिकारियों को दंडित करने का सुझाव दिया, मगर महाराव ने क्रांति अधिकारियों के अपने नियंत्रण में न होने की बात कहते हुए बर्टन के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया और 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना ने रेजिडेंसी को घेरकर मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों की और 1 डॉक्टर की हत्या कर ली। तो देखिए मेजर बर्टन के साथ में सैडलर और उसके 2 पुत्र का भी नाम आता है, तो आप उनको विशेष ध्यान रखिए। कब? 15 अक्टूबर 1857 को। और जब मेजर बर्टन का सिर काट दिया तो उन्होंने पूरे कोटा शहर में उसे घुमाया तथा महाराव का महल भी घेर लिया। विद्रोही सेना का नेतृत्व रिसालदार मेहराब खां और लाला जयदयाल कर रहे थे। विद्रोही सेना को कोटा के अधिकांश अधिकारियों व किलेदारों को सहयोग व समर्थन प्राप्त हो गया। तो ये जो रिसालदार थे वो तो मेहराब थे और ये लाला जयदयाल वकील थे।
विद्रोहियों ने राज्य के भंडारों, राजकीय बंगलों, दुकानों, शस्त्रागारों, कोषागारों और कोतवाली पर अधिकार कर लिया। कोटा महाराव की स्थिति असहाय सी हो गई थी। वह एक प्रकार से महल में कैदी हो गया था। लाला जयदयाल और मेहराब खां ने समस्त प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और जिला अधिकारियों को राजस्व वसूली के आदेश दिए। मेहराब खां और जयदयाल ने महाराव को एक परवाने पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें मेजर बर्टन व उसके पुत्रों की हत्या महाराव के आदेश पर करने और लाला जयदयाल को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करने की बातों का उल्लेख था। लगभग 6 महीने तक विद्रोहियों के नियंत्रण में कोटा का प्रशासन रहा। कोटा के जन सामान्य में भी अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्र आक्रोश था। उन्होंने विद्रोहियों को अपना समर्थन व सहयोग दिया। जनवरी 1858 में करौली से सैनिक सहायता मिलने पर महाराव ने सैनिकों ने क्रांतिकारियों को अपने घर से खदेड़ दिया। तो देखिए, करौली का उस समय जो शासक था वो था मदन पाल। तो कोटा महाराव जो थे राम सिंह द्वितीय, उनसे नाराज होकर अंग्रेजों ने उनकी जो तोपों की सलामी 17 हुआ करती थी उससे घटाकर 13 कर दिया और जो मदन पाल करौली के शासक थे उन्हें 17 तोपों की सलामी के साथ साथ में एक उपाधि भी दी, अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा वो उपाधि क्या थी। उससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। किंतु कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त कराना अभी शेष था। लेकिन 22 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक सेना ने कोटा शहर को विद्रोहियों से मुक्त करवाया। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेज समर्थक था, लेकिन टोंक की जनता में सेना की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। सेना का एक बड़ा भाग विद्रोहियों से मिल गया। इन सैनिकों ने नीमच के सैनिकों के साथ नवाब के किले को घेर लिया। सैनिकों ने नवाब से अपना वेतन वसूल किया और नीमच की सेना के साथ दिल्ली चले गए। नवाब के मामा मीर आलम खां ने विद्रोहियों का साथ दिया। 1858 ईस्वी के प्रारंभ में तात्या टोपे के टोंक पहुंचने पर जनता ने तात्या को सहयोग दिया। टोंक का जागीरदार नासिर मोहम्मद खां ने भी तात्या का साथ दिया, जबकि नवाब ने अपने आप को किले में बंद कर दिया। तो देखिए, मामा मीर आलम खां और टोंक का जागीरदार नासिर मोहम्मद खां ये तात्या टोपे के सहयोगी थे और क्रांतिकारियों के भी। धौलपुर महाराजा भगवंत सिंह अंग्रेजों का पक्षधर था। अक्टूबर 1857 ईस्वी में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी सैनिकों ने धौलपुर में प्रवेश किया। धौलपुर राज्य की सेना तथा अंग्रेज क्रांतिकारियों से मिल गए। विद्रोहियों ने भी 2 महीने तक राज्य पर अपना अधिकार बनाए रखा। दिसंबर 1857 में पटियाला की सेना ने धौलपुर से क्रांतिकारियों को भगा दिया। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किनके सहयोग से क्रांतिकारियों को हटाया गया। 1857 में पटियाला की सेना से और कोटा में करौली की सेना की सहायता से। 1857 में भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट का शासन था, अतः यह भरतपुर में जो सेना विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजी गई थी, परंतु भरतपुर की मेव व गुर्जर जनता ने क्रांतिकारियों का ही साथ दिया। कब? 1857 में भरतपुर पर पॉलिटिकल एजेंट का शासन था। कौन था वो पॉलिटिकल एजेंट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। देखिए, इसके परिणाम स्वरूप भरतपुर अंग्रेजों द्वारा छोड़ दिया गया, मगर भरतपुर से विद्रोहियों के चले जाने पर वहां का वातावरण तनावपूर्ण बना रहा। करौली का जो शासक था महाराव मदन पाल ने अंग्रेज अधिकारियों का साथ दिया। महाराव ने अपनी सेना अंग्रेजों को सौंप दी तथा कोटा महाराव की सहायता के लिए भी अपनी सेना भेजी। महाराव ने अपनी सेना अंग्रेजों को सौंप दी और कोटा महाराव की सहायता के लिए भी अपनी सेना भेजी। उसने अपनी जनता से विद्रोह में भाग न लेने और विद्रोह का साथ न देने के लिए अपील भी की। अब देखेंगे, अलवर में क्रांतिकारी भावनाओं से भी अछूता नहीं था। अलवर के दीवान फैजुमुल्ला खां ने इनकी सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। फैजुल्ला खां दीवान थे अलवर के। महाराजा बन्ने सिंह ने अंग्रेजों की सहायतार्थ आगरा सेना भेजी। अलवर राज्य की गुर्जर जनता की सहानुभूति भी क्रांतिकारियों के साथ थी। बीकानेर महाराज सरदार सिंह राजस्थान का अकेला ऐसा शासक था जो सेना लेकर विद्रोहियों को दबाने के लिए राज्य से बाहर भी गया। महाराजा ने पंजाब में विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। महाराजा ने अंग्रेजों को शरण तथा सुरक्षा भी प्रदान की। अंग्रेज विरोधी भावनाओं पर महाराजा ने कड़ा रुख अपनाकर उन पर नियंत्रण रखा।
बीकानेर का शासक सरदार सिंह, जो राज्य से बाहर सेना लेकर गया था अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने अपनी सैनिक विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता भेजी। उधर महाराणा के संबंध न तो अपने सरदारों से अच्छे थे और न ही कंपनी सरकार से। महाराणा अपने सामंतों को प्रभावहीन करना चाहता था। इस समय महाराणा और कंपनी सरकार दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता थी। मेरठ विद्रोह की सूचना आने पर मेवाड़ में भी विद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। नीमच के क्रांतिकारी नीमच छावनी से आग लगाने के बाद मार्ग में सैनिक खजाने को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा मेवाड़ का ही ठिकाना था। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को सहयोग दिया। मेवाड़ की सेना क्रांतिकारियों का पीछा करते हुए शाहपुरा पहुंची और स्वयं कप्तान भी शाहपुरा आ गया, परंतु शाहपुरा के शासक ने किले के दरवाजे तक नहीं खोले। महाराणा ने अनेक अंग्रेजों को शरण तथा सुरक्षा भी प्रदान की। यद्यपि राज्य की जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध रोष विद्यमान था। जनता ने विद्रोह के दौरान रेजिडेंट को गालियां निकालकर अपने गुस्से का इजहार किया। मेवाड़ के सलुम्बर व कोठारिया के सामंतों ने क्रांतिकारियों को सहयोग दिया। इन सामंतों ने ठाकुर कुशाल सिंह व तात्या टोपे की भी सहायता की थी। और जो ये नीमच से भागे हुए सैनिक थे, इन्हें महाराणा स्वरूप सिंह ने जग मंदिर में शरण दी थी। तो ये भी पूछा गया है परीक्षा में, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बांसवाड़ा का जो शासक था महारावल लक्ष्मण सिंह, ये भी विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सहयोगी बना रहा। 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। इम्पोर्टेंट है, 11 दिसंबर 1857 तात्या टोपे द्वारा बांसवाड़ा पर अधिकार। महारावल राजधानी छोड़कर भाग गया। राज्य के सरदारों ने विद्रोहियों का साथ दिया। डूंगरपुर, जैसलमेर, सिरोही और बूंदी के शासकों ने भी विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि राजपूताने में नसीराबाद, आउवा, कोटा, एरनपुरा और देवली सैनिक विद्रोह एवं क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। तो देखिए, इस तरह का प्रश्न बनता है कि ऐसी 2 छावनियाँ जहाँ पर सैनिक विद्रोह नहीं हुआ, तो वो था ब्यावर और खेरवाड़ा। दोनों सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पर किसी भी प्रकार का सैनिक विद्रोह नहीं हुआ। और कोटा में जो विद्रोह हुआ था 1857 की, वह किसी भी प्रकार के सैनिकों द्वारा न किया गया था, जबकि जनता के द्वारा वहाँ का विद्रोह था कोटा का। तो ये 3 प्रश्न बनते हैं। कौन सी सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था सैनिकों द्वारा, और कोटा में विद्रोह किनके द्वारा किया गया था। इनमें भी कोटा सर्वाधिक प्रभावित स्थान रहा। कोटा की क्रांति की यह भी उल्लेखनीय बात थी कि इसमें राज्याधिकारी भी क्रांतिकारियों के साथ थे तथा उन्हें जनता का प्रबल समर्थन था। वे चाहते थे तो कोटा का महाराव अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाए तो वे महाराव का नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे, किंतु महाराव इस बात पर सहमत नहीं हुए। आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह को मारवाड़ के साथ मेवाड़ के कुछ सामंतों एवं जनसाधारण का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त होना असाधारण बात थी। एरनपुरा छावनी के पूर्बिया सैनिकों ने, देखिए एरनपुरा छावनी में कौन से सैनिक थे? पूर्बिया सैनिक। उन्होंने अंग्रेज विरोधी संघर्ष में साथ दिया था। जोधपुर लीजियन के क्रांतिकारी सैनिकों ने आउवा के ठाकुर के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट हीथकोट को हराया था। आउवा के विद्रोह को ब्रिटिश सर्वोच्चता के विरुद्ध जन संग्राम के रूप में देखने के लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भरतपुर, जयपुर, टोंक में जनसाधारण ने अपने शासकों की नीति के विरुद्ध विद्रोहियों का साथ दिया और धौलपुर में क्रांतिकारियों ने राज्य प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान की जनता एवं जागीरदारों ने विद्रोहियों को सहयोग एवं समर्थन दिया। तात्या टोपे को भी राजस्थान की जनता एवं कई सामंतों ने सहयोग प्रदान किया। कोटा, टोंक, बांसवाड़ा और भरतपुर राज्यों पर कुछ समय तक तो विद्रोहियों का अधिकार रहा। इन्हें जन समर्थन भी प्राप्त था। राजस्थान की जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का खुला प्रदर्शन किया। उदयपुर के कप्तान शावर्श को बुरा भला कहा गया, जबकि जोधपुर के कप्तान सदरलैंड के स्मारक पर पत्थर बरसाए गए। फिर भी विद्रोहियों में किसी सर्वमान्य नेतृत्व का न होना, आपसी समन्वय एवं रणनीति की कमी, शासकों का असहयोग तथा साधनों एवं शस्त्रों की कमी के कारण यह क्रांति असफल रही। अब देखिए क्रांति का अंत किस प्रकार से हुआ। 1857 की क्रांति का अंत सर्वप्रथम दिल्ली में हुआ, जहां 21 सितंबर 1857 को मुगल बादशाह को परिवार सहित बंदी बना लिया गया। उस समय था बहादुर शाह जफर बहादुर शाह प्रथम, वो बादशाह था, मुगल बादशाह, जिसे हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके उसे रंगून, जो वर्तमान म्यांमार में है, बर्मा,
वहाँ भेज दिया गया था। जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश स्थानों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, किंतु तात्या टोपे ने संघर्ष को जारी रखा। अंग्रेजों ने उसे पकड़ने में सारी शक्ति लगा दी, लेकिन तात्या टोपे ने राजस्थान के सामंतों तथा जनसाधारण में उत्तेजना का संचार किया था, परंतु राजपूताना के में सहयोग के अभाव में तात्या टोपे को स्थान स्थान पर भटकना पड़ा था। अंत में उसे पकड़ लिया गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। और देखिए, इसके साथ ही अप्रैल 1858 में ये जो तात्या की फांसी के साथ ही क्रांति का समापन हो गया। क्रांति में दमन के पश्चात कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां को एजेंसी के निकट नीम के पेड़ पर सरेआम फांसी दे दी गई। क्रांति से संबंधित अन्य नेताओं को भी मौत के घाट उतार दिया गया अथवा जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों द्वारा गठित जांच आयोग ने मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या के संबंध में महाराव राम सिंह द्वितीय को निरपराध किंतु उत्तरदायी घोषित किया। इसके दंड स्वरूप उनके तोपों की सलामी 15 तोपों से घटाकर 11 तोपें कर दी गई थी। यहाँ तक आउवा ठाकुर का, तो देखिए ये 17 तोपों से घटाकर 13 कर दी गई थी। तो देखिए ये पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, तो दोनों ही तथ्य आप उसमें क्रॉस हो रहे हैं, तो आप जो ऑप्शन में हो उसके आधार पर आप उसे सही कर सकते हैं। या तो 11 आएगा या 13 आएगा, दोनों ऑप्शन एक साथ आते नहीं हैं। अमूमन ऐसे जो विवादास्पद स्थिति होती है उनमें 2 ऑप्शन एक साथ नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो फिर उस प्रश्न के डिलीट होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन तोपें थी 17 और उससे घटाकर 17 से 13 कर दी गई थी। तो आप दोनों ही बातों को याद रखिए। अब देखिए, आउवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह जी, उसने नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कब किया? 8 अगस्त 1860 में। उस पर मुकदमा चलाया गया, किंतु उसने बरी कर दिया गया, उन्हें रिहा कर दिया। बरी अर्थात रिहा कर दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या निकला 1857 की? तो क्रांति असफल रही, किंतु उसके परिणाम व्यापक सिद्ध हुए। क्रांति के पश्चात यहाँ के नरेशों को ब्रिटिश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया, क्योंकि राजपूताने के शासक उनके लिए उपयोगी साबित हुए। अब ब्रिटिश नीति में परिवर्तन किया गया। शासकों को संतुष्ट करने हेतु जो गोद निषेध का सिद्धांत था उसे समाप्त कर दिया गया। राजकुमारों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया जाने लगा, और इसी के अंतर्गत जो अजमेर में जो मेयो कॉलेज है उसकी स्थापना की गई थी। जो राजसी परिवार के जो राजकुमार होते थे या शासक वर्ग के जो उच्च स्तरीय जो बालक होते थे उनकी शिक्षाओं के लिए ये मेयो कॉलेज खोला गया था, जिसमें मुख्यतः रियासतों के राजकुमार और राजा अध्ययन करते थे। अब जो ब्रिटिश कंपनी का शासन था वो सीधे ही ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। पहले तो कंपनी के पास शासन था, अब वो ब्रिटेन की महारानी के नियंत्रण में, क्राउन के अंडर आ गया था। साम्राज्ञी विक्टोरिया की ओर से घोषणा की गई, जो कि देखिए नवंबर 1858 में की गई थी। उसके द्वारा देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि देशी राज्यों का अस्तित्व बना रहेगा। क्रांति के पश्चात नरेशों और उच्च अधिकारियों को जीवन शैली में पाश्चात्य प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब राजस्थान में राजे महाराजे अंग्रेजी साम्राज्य की व्यवस्था में सेवारत होकर आदर प्राप्त करने व उनकी प्रशंसा करने के आदी हो गए थे। जहाँ तक सामंतों का प्रश्न है, अपने खुले रूप में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। अतः क्रांति के पश्चात अंग्रेजों की नीति सामंत वर्ग को अस्तित्वहीन बनाने की रही। जागीर क्षेत्रों की जनता की दृष्टि में सामंतों की प्रतिष्ठा कम करने का प्रयास किया गया। सामंतों को बाध्य किया गया कि वे सैनिकों को नगद वेतन देवें। सामंतों ने न्यायिक अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया गया। उनके जो विशेष अधिकार थे उन पर कुठाराघात किया गया, अर्थात उन्हें कम किया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सामंतों का सामान्य जनता पर जो प्रभाव था, ब्रिटिश नीतियों के कारण उसे कम करने का प्रयास किया गया। क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने रेलवे व सड़कों का जाल बिछाने का काम शुरू करा, जिससे आवागमन की व्यवस्था सुचारू व तेज हो सके। मध्यम वर्ग के लिए शिक्षा का प्रसार कर एक शिक्षित वर्ग खड़ा किया गया जो उनके लिए उपयोगी हो सके। अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए वैश्य समुदाय को संरक्षण देने की नीति अपनाई। बाद में जो वैश्य समुदाय राजस्थान में और अधिक प्रभावी बन गया था। 1857 की क्रांति के अंग्रेजों की इस धारणा को निराधार सिद्ध कर दिया कि मुगलों एवं मराठों की लूट से त्रस्त राजस्थान की जनता ब्रिटिश शासन की समर्थक है। परंतु ये भी सच है कि भारतीय विदेशी जुए को उखाड़ फेंकने के प्रथम बड़े प्रयास में असफल रहे।
राजस्थान में फैली क्रांति की ज्वाला ने अर्ध शताब्दी के पश्चात भी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को संघर्ष की प्रेरणा दी और यही क्रांति का महत्व समझना चाहिए। अब देखिए क्रांति का स्वरूप कैसा था। 1857 की घटना को लंबे समय तक सैनिक विद्रोह या विप्लव के नाम से संबोधित किया जाता रहा, परंतु आधुनिक विद्वानों, इतिहासकारों और शिक्षाविदों के विचार विमर्श के बाद यह माना गया कि क्रांति का स्वरूप केवल सैनिक विद्रोह ही नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय जन क्रांति थी। फिर भी घटना पर मत विभेद होना अनुचित नहीं है। निसंदेह 1857 का वर्ष राजस्थान सहित भारत के लिए यादगार वर्ष रहा, क्योंकि ऐसी महान घटना भारतीय इतिहास की पहली घटना थी। भावी स्वतंत्रता संग्राम ने देशभक्तों और विशेष रूप से क्रांतिकारियों पर असाधारण प्रभाव डाला। यह घटना उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। संपूर्ण राष्ट्र द्वारा 1857 की 150वीं जयंती वर्ष 2007 में उत्साहपूर्वक मनाना ही इस घटना के महत्व एवं प्रभाव को दर्शाती है। वास्तविक अर्थों में विद्रोह के स्वरूप के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्रांति का स्वरूप केवल उस क्रांति को प्रारंभ करने वाले के लक्ष्य से निर्धारित नहीं हो सकता, बल्कि इससे निर्धारित होता है कि उस क्रांति ने अपनी क्या छाप छोड़ी है। 1857 की घटना के स्वरूप को लेकर विद्वानों में अनेक मत हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। ब्रिटिश इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह कहा, जबकि गैर ब्रिटिश विद्वानों ने इस घटना को जन आक्रोश की संज्ञा दी। भारतीय इतिहासकारों में प्रमुख रूप से आर.सी. मजूमदार, सुरेंद्रनाथ सेन, अशोक मेहता आदि ने 1857 की महान घटना को जनसाधारण का राष्ट्रीय आंदोलन कहा है। इसमें हिंदू मुस्लिम सबने मिलकर ब्रिटिश शासन का विरोध किया। यहाँ हमारे लिए ये उचित होगा कि हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इस घटना की समीक्षा करें। मारवाड़ के ख्यात लेखक बांकीदास, बूंदी के साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने अपनी कृतियों अथवा पत्रों के माध्यम से गुलामी करने वाले राजपूत शासकों को धिक्कारा है। सूर्यमल मिश्र ने पीपलिया के ठाकुर फूल सिंह को लिखे एक पत्र में राजपूत शासकों को गुलामी करने वाली जो मनोवृत्ति थी उसकी आलोचना की थी। आवा व कुछ अन्य ठाकुरों ने, जिनमें सलुम्बर भी शामिल है, अपने क्षेत्रों में चारणों द्वारा ऐसे गीत रचवाए जिनमें छवि अंग्रेज विरोधी मालूम होती है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 1857 से हुई, जबकि यहाँ के ब्रिटिश अधिकारी भागकर ब्यावर की ओर गए। तब रास्ते में ग्रामीण उन पर आक्रमण करने के लिए खड़े थे। कप्तान प्रिचार्ड ने यह स्वीकार किया कि यदि बम्बई लांसर के सैनिक उनके साथ न होते तो उनका बचना आसान नहीं था। उनके अनुसार मार्ग में भी किसी भारतीय ने उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की। उसने आगे लिखा कि इस घटना के 24 घंटे पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। इन अंग्रेजों के घरेलू नौकरों में भी उनके प्रति उपेक्षा का भाव देखा गया। क्रांतिकारी जिस मार्ग से भी गुजरे, लोगों ने उनका स्वागत किया, उन पर फूल बरसाए। मध्य भारत का लोकप्रिय नेता तात्या टोपे जहाँ भी गया, जनता ने उसका अभिवादन किया और उसे रसद प्रदान की। जोधपुर के सरकारी रिकॉर्ड में भी इसका उल्लेख मिलता है कि जब एजीजी जॉर्ज लॉरेंस, जो पैट्रिक लॉरेंस थे, उन्होंने आवा पर चढ़ाई करी, तब सर्वप्रथम गांव वालों की तरफ से आक्रमण हुआ था। मारवाड़ में ऐसी परंपरा थी कि जब किसी बड़े अधिकारी की मृत्यु होती थी तब राजकीय शोक मनाते हुए किले में नौबत बजाना बंद हो जाता था, किंतु कप्तान मेघ मौसन की मृत्यु के बाद भी ऐसा नहीं किया गया, जबकि किलेदार अनार सिंह की मृत्यु होने पर किले में नौबत बजाना बंद रख गया। क्योंकि ये ओनार सिंह जब 1857 की क्रांति हुई तो ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था, तो उस समय भी नौबत बजाना बंद कर दिया गया। आवा ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा ब्रिटिश सेनाओं को टक्कर लेने की घटना को उस समय के साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति का विश्लेषण और अध्ययन करने से विदित होता है कि राजस्थान में यह महान घटना किसी संयोग का परिणाम नहीं थी, अपितु ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सर्वव्यापी रोष का परिणाम थी। यही कारण है कि आवा की जनता सैनिकों के जाने के बाद भी लड़ती रही। नसीराबाद, नीमच और एरिनपुरा की घटनाएं निसंदेह भारतव्यापी क्रांति का अंग नहीं थी, क्षमा कीजिएगा, अंग थी, लेकिन कोटा और आवा की घटनाएं स्थानीय परिस्थितियों का परिणाम थी। उनमें ब्रिटिश विरोधी भावना निर्विवाद रूप से विद्यमान थी। टोंक और कोटा की जनता ने भी विद्रोहियों से मिलकर संघर्ष में भाग लिया। जन आक्रोश के कारण ही भरतपुर के शासक ने मॉरिसन को राज्य छोड़ने को परामर्श दिया था। कोटा के महाराव ने मेजर बर्टन को कोटा नहीं आने के लिए कहा था। जन आक्रोश के कारण ही मजबूरीवश टोंक के नवाब ने अंग्रेजों को अपने राज्य की सीमा से नहीं गुजरने के लिए कहा था।
अंत में ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की जनता अंग्रेजों को फिरंगी कहती थी और अपने धर्म को बनाए रखने के लिए उनसे मुक्ति चाहती थी। कुछ स्थानों पर स्थानीय जनता ने भी इस संघर्ष में भाग लिया था, तो अन्य स्थानों पर जनता का नैतिक समर्थन क्रांतिकारियों को प्राप्त था। ये कहने में संकोच हमें नहीं करना चाहिए कि 1857 का यह संघर्ष विदेशी शासन को मुक्त होने का प्रथम प्रयास था। इस क्रांति को यदि राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए तो संभवतः अनुचित नहीं होगा। अब देखिए राजनीतिक जनजागरण और स्वतंत्रता आंदोलन में जो विभिन्न तत्वों का योगदान था उसे भी देख लेते हैं। 1857 की क्रांति की भूमिका में राजस्थान में कुछ स्थानों पर अत्यधिक प्रभावी रही, किंतु अधिकांश राज्य इससे अछूते रहे। 1857 की क्रांति का असफलता के कारण देश के अनुरूप राजस्थान में भी अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया। राजस्थान में अधिकांश शासक अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शन करने की होड़ में शामिल हो गए थे। ऐसा करके वे स्वयं को गौरवान्वित समझने लगे थे। ऐसी परिस्थितियों में राज्य की प्रजा ने भी अंग्रेजों की अजेयता की भावना का घर करना अस्वाभाविक नहीं था। राजकीय कार्यों एवं जन कल्याण की भावना के प्रति शासकों की उदासीनता ने प्रजा के कष्टों को असहनीय बना दिया। सामंतों की शोषण प्रवृत्ति यथावत बनी रही, परंतु सदैव एक जैसी स्थिति नहीं बनी रह सकती। स्थिति में बदलाव के संकेत बाहर से नहीं अंदर से ही आने थे। राज्य की जनता ही बदलाव के संवाहक बनी। देरी से ही सही राज्य में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। राष्ट्र की सोच में परिवर्तन के साथ देसी रियासतों में भी राष्ट्रवादी भावनाओं ने जन्म ले लिया। जन आंदोलनों ने भी स्थानीय स्तर पर अपनी जगह बनाकर माहौल को उत्तेजित कर दिया। राज्य की दमनात्मक नीतियों एवं ब्रिटिश सरकार के कठोर दृष्टिकोण के बावजूद जनता ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, शासन में सुधार एवं भागीदारी के लिए आवाज उठाई। आज़ादी की अंतिम लड़ाई के दौरान राष्ट्र के बड़े नेताओं को इस बात का एहसास हो गया था कि अब देशी रियासतों को पराधीन बनाकर उनसे अधिक समय तक उन्हें नहीं रखा जा सकता। आखिर राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान की देशित रियासतों को भी भारतीय संघ में विलीनीकरण हो ही गया। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व जन जागरण लाने का कार्य जिन नेताओं ने किया उनमें देशभक्ति का जलवा था। वे समकालीन समाज और राजनीति को लेकर चिंतित एवं व्यवस्थित थे, क्रांतिकारी विचारों से युक्त थे। उनके नजरिए में स्वतंत्रता आंदोलन से तात्पर्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने से नहीं था। वे सामाजिक समस्याओं एवं कुरीतियों के निराकरण, स्त्रियों की दुर्दशा सुधारने और कृषकों का शोषण, निरक्षरता, बेगारी आदि के उन्मूलन के लिए भी कृत संकल्प थे। वे चरखा, खादी, ग्राम स्वावलंबन, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के पक्ष में थे। देसी रियासतों ने 1934 और विशेष रूप से 1938 के बाद चला संघर्ष भी इसी स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा था। राजनीतिक जागरण एवं स्वतंत्रता आंदोलन में जिन तत्वों का योगदान मुख्यतः रहा उनका देखिए विवेचन, जिसमें प्रमुख है जनजातीय एवं किसान आंदोलन। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का श्री गणेश कर यहाँ की जनजातियों और किसानों ने इतिहास ही रच दिया। राजस्थान ने आदिवासी क्षेत्रों में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियाँ प्राचीन काल से ही रहती आई हैं। अपने परंपरागत अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में इन्होंने अपना विरोध प्रकट किया, चाहे फिर अंग्रेजों के विरुद्ध हो या फिर देसी शासकों के विरुद्ध। यहाँ के किसानों ने भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों, शोषण एवं आर्थिक मार के विरोध में अपना विरोध जताकर राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे डाली। अंग्रेजों का आतंक, रियासतों की अव्यवस्था, जागीरदारों का शोषण, कृषकों के परंपरागत अधिकारों का उल्लंघन आदि कारणों से कृषकों में असंतोष पनपा। जागीरी क्षेत्र में कृषकों का असंतोष जागीरदारों के जुल्मों के विरुद्ध था। जागीरदारों को कृषकों के हितों की कोई चिंता नहीं थी। जागीरदार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहने के कारण उसे शासकों अथवा अंग्रेज सरकार से संरक्षण प्राप्त था। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन एवं आदिवासियों में जन जागृति का शंखनाद फूंकने का योगदान देने वाले में मोतीलाल तेजावत 1888 से 1963 का विशेष योगदान थे। अब देखिए मोतीलाल तेजावत जी है, ये जैन ओसवाल जैन परिवार में जन्मे थे, लेकिन इन्होंने आदिवासियों में और यहाँ की जनता में, आम जन में जागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तेजावत का जन्म उदयपुर जिले में एक सामान्य ओसवाल परिवार में हुआ था। तेजावत अपने बलबूते पर एक बड़ा आंदोलन, एकी आंदोलन, जो कि 1921 में शुरू हुआ था, और ये शुरू हुआ था मातृकुंडिया राशमी, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आता है, उस स्थान से। मातृकुंडिया, ध्यान रखिएगा, एकी आंदोलन। उन्होंने जिस प्रकार आदिवासियों का विश्वास प्राप्त किया वह एकदम अकल्पनीय लगता है। तेजावत से पहले गोविंद गुरु 1858 से 1931 में बांगड़ प्रदेश में आदिवासी भीलों के उद्धार के लिए भगत आंदोलन 1921 से 1929 चलाया था। तो देखिए गोविंद गुरु, ये बासिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान डूंगरपुर में आता है, और इनके द्वारा जो चला गया था आदिवासी भीलों के उद्धार के लिए इन्होंने भील आंदोलन चलाया था 1921 में।
इससे पूर्व गोविंद गुरु ने 1905 में संप सभा की स्थापना करी। और देखिए, एक है भीलों में सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति पैदा करने और उन्हें संगठित करने का भी प्रयास गोविंद गुरु द्वारा किया गया। देखिए, ये 1905 नहीं होगा, ये संप सभा की स्थापना जो की गई थी वो 1883 में की गई थी गोविंद गुरु द्वारा। और ये जो इसका उद्देश्य था, भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए उन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी 1905 में। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने भीलों में जन जागृति का कार्य प्रारंभ किया था। तो देखिए, गोविंद गुरु का जन्म हुआ था 20 दिसंबर में 1858 में बासिया ग्राम, जो कि वर्तमान डूंगरपुर में है। और ये जाति से थे बंजारा। भगत आंदोलन जो इन्होंने 1921 में स्वीकार किया था। 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी और 1905 में इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी भीलों के कल्याण के लिए। और इनके समय की जो प्रमुख घटना है वो 17 नवंबर 1913 मानगढ़ हत्याकांड है, जब इनके आह्वान पर भीलों का सम्मेलन हुआ था आश्विन शुक्ल पूर्णिमा। हाँ, तो ये हिंदी में तिथि भी याद रखिएगा, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। और उस समय अंग्रेजों द्वारा गोलीबारी करी गई थी और उसमें संभवतः 1500 से अधिक भीलों की मृत्यु हुई थी, शहीद हो गए थे इस हत्याकांड के दौरान। मानगढ़ हत्याकांड, और मानगढ़ पड़ता है वर्तमान में बांसवाड़ा जिलों में। गोविंद गुरु ने मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, मालवा एवं जो इसके आसपास के जो भील एवं गरासियों को संप सभा के माध्यम से संगठित किया। उन्होंने एक और तो इन आदिवासियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया, तो दूसरी ओर उन्होंने अपने मूलभूत अधिकारों का एहसास कराया। गोविंद गुरु ने संप सभा का प्रथम अधिवेशन गुजरात में स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर किया। इस अधिवेशन में गोविंद गुरु के प्रवचनों से प्रभावित होकर हजारों भील गरासियों ने शराब छोड़ने, बच्चों को पढ़ाने और आपसी झगड़ों को अपनी पंचायत में ही सुलझाने की शपथ ली। गोविंद गुरु ने उन्हें बेट बेगार और गैर वाजिब लागतें नहीं देने के लिए आह्वान किया। इस अधिवेशन के पश्चात हर वर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन आयोजित होने लगा। भीलों में बढ़ती जागृति से पड़ोसी राज्य सावधान हो गए, अतः उन्होंने ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की कि भीलों के इस संगठन को सख्ती से दबा दिया जाए। हर वर्ष की भांति 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का विराट अधिवेशन हो रहा था। तब ब्रिटिश सेना ने मानगढ़ की पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और उन्होंने भीड़ पर गोलियों की बौछार कर दी। फलस्वरूप 1500 आदिवासी घटना स्थल पर ही शहीद हो गए। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, परंतु भीलों में प्रतिक्रिया होने के डर से उनकी सजा को 20 वर्षों से कारावास में तब्दील कर दी। अंत में वे 10 वर्ष में ही रिहा हो गए। गोविंद गुरु अहिंसा के पक्षधर थे। उनकी श्वेत ध्वजा शांति का प्रतीक थी। आज भी भील समाज में गोविंद गुरु का पूजनीय स्थान है। राजस्थान में आदिवासियों के मसीहा गोविंद गुरु के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण स्थान है मोतीलाल तेजावत का। आदिवासियों पर ढाए जाने वाले जुल्मों से उद्वेलित होकर उन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने 1921 में भीलों को जागीरदारों द्वारा ली जाने वाली बेट बेगार और लाग बागों के प्रश्न को लेकर संगठित करना प्रारंभ किया। शनि शनि यह आंदोलन सिरोही, ईडर, पालनपुर, विजयनगर आदि राज्यों में भी विस्तार पाने लगा। तेजावत ने अपनी मांगों को लेकर भीलों को एक विराट सम्मेलन विजयनगर राज्य के नीमड़ा गाँव में आयोजित किया। मेवाड़ एवं अन्य पड़ोसी राज्यों की सरकारें भीलों के संगठित होने से चिंतित होने लगी, अतः इन राज्यों की सेनाएं भीलों के आंदोलन को दबाने के लिए नीमड़ा पहुंच गईं। सेना द्वारा सम्मेलन स्थल को घेर लेने और गोलियां चलाने के कारण 1200 भील मारे गए और कई घायल हो गए। मोतीलाल तेजावत के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए। लोग उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए, जहां उन्हें इलाज किया गया। मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो गए और इस कारण मेवाड़, सिरोही आदि राज्यों की पुलिस उनको पकड़ने में असमर्थ रही। अंत में 8 वर्ष के पश्चात 1929 में गांधी जी की सलाह पर तेजावत ने अपने आप को ईडर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। 1936 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके पश्चात भी नज़रबंद एवं जेल की लुका छिपी का खेल चलता रहा, किंतु उन्होंने सामाजिक सरोकारों से मुंह नहीं मोड़ा। भील गरासियों के हितों के लिए देश की आज़ादी में अन्य जिन नेताओं का योगदान रहा,
उनमें प्रमुख थे माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, बाबा बालेश्वर दयाल, बलवंत सिंह मेहता, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय। इन्होंने भील क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाएं, पौधशालाएं, हॉस्टल आदि स्थापित किए और साथ ही उन किसान आंदोलनों में स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजस्थान के किसान आंदोलन सामंत विरोधी स्वरूप लिए हुए थे। इन्होंने कालांतर में जागीरदारी उन्मूलन की भूमिका तैयार की। राजस्थान के किसान आंदोलनों में जबरदस्त उत्साह देखा जा सकता है। ये आंदोलन सामान्यतः अहिंसात्मक रहे। इन आंदोलनों ने प्रजामंडल की जमीन तैयार कर दी थी। तो देखिए, मैंने आपसे प्रश्न जो पूछा था कि मदन पाल को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो वो जो उपाधि थी वो थी ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी करौली के मदन पाल को, और 17 तोपों की सलामी भी दी गई। इसके अतिरिक्त जो कोटा में सैडलर के साथ में मेजर बर्टन, सैडलर और मेजर बर्टन के जो 2 पुत्र थे जिनके नाम है, मेजर बर्टन, उनके पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर, और 2 अधिकारी सैडलर और कॉटम। बर्टन, फ्रैंक, ऑर्थर, सैडलर, कॉटम। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है कि कोटा से संबंधित कौन नहीं है, और नाम दिए हुए थे और कूट बनाकर ये प्रश्न आया था। तो आपको ये 4-5 नाम याद होने चाहिए। बर्टन, फ्रैंक, ऑर्थर, सैडलर और कॉटम कोटा से संबंधित थे। राजा थे राम सिंह द्वितीय। 17 से घटाकर तोपों की सलामी कर दी गई थी 13। और देखिए, और ये जो गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसके बाद मानगढ़ से गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अहमदाबाद जेल में भेजा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अहमदाबाद जेल गोविंद गुरु को भेज दिया गया था। भील आंदोलन में जो इनके प्रमुख सहयोगी थे भगत पंथ के अंतर्गत सुरजी भगत, सुरमा भगत और पूंजिया धीरजी भील, या पूंजिया भील भी कहते हैं। सुरजी भगत, सुरमा भगत और पूंजिया भील या पूंजिया धीरजी, ये थे गोविंद गुरु के सहयोगी। अब देखते हैं दलित आंदोलन। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान में दलितों में भी क्रियाशील जागरण दिखाई देता है। दलितों की स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका उनके सामाजिक एवं राजनीतिक जागृति का प्रतीक थी। यह ध्यान देने योग्य है कि दलितों ने राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भाग लेकर राजस्थान की आज़ादी में आंदोलन को विस्तृत सामाजिक आधार प्रदान किया। 1920 से 1934 के समय दलितों ने अजमेर मेरवाड़ा के राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया। राजपूताना में दलित जातियों ने सामाजिक और राजनीतिक जागृति के चिन्ह दिखाई देते हैं। इनका विशेष कारण यह था कि कोटा, जयपुर, धौलपुर और भरतपुर रियासतों में दलितों का बाहुल्य था। अतः इन राज्यों में दलितों ने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भूमिका प्रदर्शित की। इसी कारण इन राज्यों ने इनकी मांगों को और ध्यान भी दिया। 1945-46 में उनियारा में बेरवा जाति के नागरिकों में असमानता विरोधी आंदोलन चलाकर अपनी सक्रियता का परिचय दिया। अब देखिए, राजस्थान में आर्य समाज की क्या भूमिका रही थी। तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृति करने एवं शिक्षा के प्रसार में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम 1865 में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। उन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर एवं अजमेर में अपने उपदेश दिए। स्वामी जी का राजस्थान में दूसरी बार आगमन 1881 ईस्वी में भरतपुर में हुआ। वहाँ से स्वामी जी जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा एवं बनेड़ा होते हुए चित्तौड़ पहुंचे, जहां कविराज श्यामल दास ने उनका स्वागत किया। महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 1884 ईस्वी के अनुरोध पर स्वामी जी उदयपुर पहुंचे। वहां महाराणा ने उनका आदर सत्कार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में आर्य धर्म का प्रचार किया। उनके उपदेश को सुनने के लिए मेवाड़ के अनेक सरदार नित्य उनकी सभा में आया करते थे। अगस्त 1882 को स्वामी दयानंद दोबारा उदयपुर पहुंचे और उदयपुर में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी। यहीं फरवरी 1883 ईस्वी में स्वामी जी के सानिध्य में परोपकारिणी सभा की स्थापना भी हुई। कालांतर में मेवाड़ में विष्णुलाल पंड्या ने आर्य समाज की स्थापना की। 1883 ईस्वी में स्वामी जी जोधपुर गए। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह, सर प्रताप सिंह और राव राजा तेज सिंह पर स्वामी जी के उपदेशों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। अपने व्याख्यानों में स्वामी जी क्षत्रिय नरेशों के चरित्र संशोधन और गो रक्षा पर विशेष बल दिया करते थे। भरी सभा में उन्होंने वेश्यागमन के दोष बतलाए और जो महाराजा जसवंत सिंह थे उनकी नन्ही जान नामक जो वेश्या थी उसके प्रति प्यार पर भी उन्होंने काफ़ी फटकार लगाई। और कहा जाता है कि इन्हीं नन्ही जान ने स्वामी जी को विष दिलवा दिया
जो उनका रसोइया था उसके माध्यम से उनके भोजन में विष मिलवा दिया और उससे उनकी तबीयत खराब हो गई। जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो स्वामी जी को अजमेर ले जाया गया और काफ़ी चिकित्सा के उपरांत भी स्वस्थ नहीं होने पर अंत में 30 अक्टूबर 1883 को 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी जी का निधन अजमेर में हो गया। और उसके इनके मृत्यु के पश्चात 1884 में अजमेर से ही इनकी पुस्तक जो थी सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन भी किया। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो उन्होंने उदयपुर में था, लेकिन उसका प्रकाशन हुआ अजमेर में। दयानंद सरस्वती ने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा पर जोर दिया। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को उदयपुर में हिंदी भाषा में लिखा, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज ने राजस्थान में स्वतंत्र विचारों के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। आर्य समाज ने हिंदी भाषा, वैदिक धर्म, स्वदेशी एवं स्वदेश अभिमान की भावना पैदा की। राजस्थान में राजनीतिक जागृति पैदा करने एवं शिक्षा के प्रसार के लिए भी आर्य समाज ने सराहनीय कार्य किया। और राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रबल समर्थन भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। उनका ही एक कथन है कि विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वशासन की होड़ नहीं कर सकता है। और देखिए भारत में 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, लेकिन मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना मेवाड़ रियासत में विष्णुलाल पंड्या द्वारा की गई थी। तो ये था मित्रों जिसके अंतर्गत हमने देख लिया राजस्थान में जन जागरण एवं जनजातीय आंदोलन। इसका एक पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अगला जो पार्ट आएगा उसके अंतर्गत हम अन्य आंदोलनों को देखेंगे, जिसमें किसान आंदोलन प्रमुख है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। देखिए इसमें कुछ तथ्य मिसमैच हो रहे हैं, तो आप उसे अपने गाइड में या जो ऑथेंटिक सोर्स है, ऐसा नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में गलती नहीं हुई है बहुत सारी जगह पर, जहाँ पर जैसे अब तोपों की सलामी को ही देख लीजिए 15 और 11 दिया हुआ है, लेकिन अधिकतर जो हमें मिलते हैं प्रामाणिक रूप में वो 17 और 13 ही मिलता है। इस प्रकार से संप सभा की स्थापना से संबंधित जो तथ्य दिया गया है उसके वर्ष उसमें भी मिस्टेक है। तो आप उसे अपनी पुस्तक से या कोई जो ऑथेंटिक सोर्स है उससे आप उसे क्रॉस वेरीफाई करके और उन चीज़ों को पढ़िए। और जो प्रामाणिक वैसे तो माना गया है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को ही माना गया है, लेकिन फिर भी गलती सब जगह होती है। तो हमें हर कदम पर सावधानी रखते हुए परीक्षा में हमारे जो आंसर क्रैक करना है उस लक्ष्य को अगर हम निर्धारित करके चलेंगे तो हम सफल होने से नहीं रुक पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगले भाग में हम इस पार्ट को समाप्त कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक तो मुझे पता है कि आप करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद। और आप सभी को मेरी तरफ से दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि ये दीपोत्सव आपके जीवन में भी नव उत्सव का संचार करेगा, नई रोशनी ले आएगा और आपके सारे स्वप्न पूर्ण होंगे। जय हिंद।